वेलकम टू प्राइम आई लर्न क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्राइम आई लर्न क्लासेस प्राइम कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव है जिसमें आपको मिलता है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। साथ ही साथ इसमें साइंस के कॉन्सेप्ट्स को आपको एनिमेशंस के थ्रू समझाया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको स्टूडेंट्स एडिशनल क्विज क्वेश्चंस मिलता है। इस वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्टूडेंट्स इसको एनी टाइम अपने पेज से देख सकते हैं। इसमें आपको रेगुलरली अपडेटेड वीडियो लेक्चर मिलता है। इस वीडियो लेक्चर का सबसे ज़्यादा फायदा स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम टाइम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ने वाले हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस की उत्पत्ति होती है, उसके बारे में जानेंगे। कुछ में अवक्षेप बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर किसी में रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है या फिर अवस्था में परिवर्तन होता है। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे। स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रियाओं की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि जब कभी भी आपको रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ अभिक्रियाओं में क्या होता है कि आपको गैस की उत्पत्ति होगी। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं कि जिसमें आपको अवक्षेप बनेंगे। कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं कि उसमें आपको रंग में परिवर्तन होगा। कुछ अभिक्रियाओं में आपको ताप में परिवर्तन होता है। कुछ में आपको अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इन सभी के बारे में अभी हम लोग एक एक करके जानकारी लेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहला विशेषता ये है कि रासायनिक अभिक्रिया का कि गैस की उत्पत्ति। देखिए स्टूडेंट, क्या है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको कोई ना कोई गैस उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो दानेदार जस्ता होता है, तो ये जस्ता आपको जो दानेदार जस्ता है, ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दानेदार जस्ता। तो क्या होता है स्टूडेंट कि जब दानेदार जस्ता का आपको अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जिसका फॉर्मूला है, या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मीन्स H2SO4, उससे कराने पर आपको क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे समझते हैं कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि क्या करते हैं हम। सबसे पहले आपको एक शंक्वाकार स्टूडेंट एक फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, और इस फ्लास्क में हम लोग क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं और साथ साथ आपको दानेदार जस्ता, ये जस्ता का कुछ टुकड़ा आपको डाल देते हैं। फिर आपको क्या करते हैं कि एक कॉर्क लेकर के इसका मुंह बंद कर देते हैं और उसके बाद में जो है आपको कांच की एक नली लगा देते हैं इस कॉर्क से हो करके। ठीक है, तो ये अपना सेटअप हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया कैसे होगी कि जैसे ही आपको ये सल्फ्यूरिक अम्ल और ये दानेदार जस्ता, ये दोनों जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आएगा स्टूडेंट, तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में आपको एक रासायनिक अभिक्रिया संपादित होगी और इसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने को हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो ये अभिक्रिया कुछ ऐसे होगी कि दानेदार जस्ता, जस्ता का फॉर्मूला स्टूडेंट, जिस जस्ता को हम लोग जिंक भी बोलते हैं, तो Zn इसका सूत्र है और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। ये दोनों आपको अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल में अपने को बनेगा स्टूडेंट ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये सभी सिंबल जो है हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर ये आपको क्या है, जस्ता है और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अभिक्रिया करके अपने को देते हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी कि जिंक सल्फेट
प्लस हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या करते हैं कि जब एक परख नली में हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा करके सोडियम कार्बोनेट लेकर अगर उसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें, ठीक है, कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम एक परख नली सबसे पहले क्या करते हैं ले लेते हैं और इस परख नली में क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर के और उसमें ये सपोज कीजिए कि ये इसमें हमने ये सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। हाँ ये है अपना सोडियम कार्बोनेट और ये सोडियम कार्बोनेट डाल करके अब इसमें हम लोग क्या डालते हैं थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में इसके कारण क्या होता है अभिक्रिया होता है और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ये गैस आपको परख नली से होकर के निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो यानी कि इस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला है और ये सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, ये दोनों आपको अभिक्रिया करके स्टूडेंट क्या क्या बनाएंगे NaCl प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको बैलेंस कर देते हैं, प्लस H2। यहाँ पर गैस अपना कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है अपना गैस। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप आपको क्या है कि गैस मुक्त होती है, ठीक है। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा क्या कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ था और इस वाले में अपने को कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिपेंड करता है गैस कि कौन कौन से पदार्थ आपको अभिक्रिया कर रहे हैं, उसी के अनुरूप आपको गैस निकलता है। अब स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया की अगली विशेषता क्या है कि अवक्षेप का बनना। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जानेंगे कि ये अवक्षेप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट अवक्षेप क्या है कि एक ठोस पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको विलयन में से पृथक हो जाता है, ठीक है। कि उदाहरण के लिए देखिए क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में आपको सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हम लोग डालते हैं तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप स्टूडेंट अपने को सिल्वर क्लोराइड का एक दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यानी कि इसको अभिक्रिया के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि क्या बोले कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है NaCl, इसके जलीय विलयन में अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट डालें, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3, तो अपने को सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप मिलता है AgCl, ठीक है। और साथ ही साथ अपने को मिलता है NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। ये सभी अभिक्रियाओं के बारे में कैसे होती है आगे के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर ये है अपना अवक्षेप।
सकते हैं अवक्षेप। शब्द में इसका नाम क्या हो जाएगा? ये वाला आपका प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड, ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट, और ये है सिल्वर क्लोराइड। और ये है स्टूडेंट्स सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसमें आपको अवक्षेप कौन सा मिलता है? AgCl का, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का सफेद आपको एकदम दही जैसा अवक्षेप मिलेगा। इसके अलावा इसका दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट, जिसमें कि आपको अवक्षेप बनता है कि क्या होता है कि बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड। तो सबसे पहले लिख लें हम लोग बेरियम क्लोराइड। अगर हम लोग बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग डालें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तब स्टूडेंट्स अपने को बेरियम सल्फेट का एक सफेद अवक्षेप मिलता है। बेरियम सल्फेट। इसको हम लोग समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं? बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? BaCl2, और इस सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। तो ये दोनों अभिक्रिया करके बनाएंगे बेरियम सल्फेट। साथ ही साथ अपने को मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलता है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको हम नहीं दिखाए हुए हैं, लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बैलेंसिंग देख लेते हैं, KSO4 यहाँ आ जाएगा आपको 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अवक्षेप अपना कौन सा है? बेरियम सल्फेट है, तो ये हो गया अपना अवक्षेप। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके की फलस्वरूप अपने को अवक्षेप की प्राप्ति होती है, जो कि आपको विलयन से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं, छान करके उनको अलग कर सकते हैं। तीसरा आपको रासायनिक अभिक्रिया का तीसरी विशेषता है स्टूडेंट्स रंग में परिवर्तन। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि उन अभिक्रियाओं में आपको रंग में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि उदाहरण स्टूडेंट पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? पोटेशियम परमैंगनेट ये बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट, इसका रंग होता है स्टूडेंट बैंगनी। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट कि अगर हम लोग इस पोटेशियम परमैंगनेट पर अगर थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस अगर हम लोग
निचोड़ें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या लिख दें कि नींबू का रस, तो स्टूडेंट्स उसके कारण आपको क्या होता है कि नींबू के रस में आपको जनरली सिट्रिक एसिड होता है, तो वो क्या करेगा कि जैसे ही हम नींबू का रस निचोड़ेंगे तो उसके कारण इसका बैंगनी रंग गायब हो जाएगा और जो अपने को मिश्रण मिलेगा वो आपका क्या होता है, दूसरा कलर यानी लगभग रंगहीन होता है। तो क्या हो जाएगा कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको बैंगनी रंग गायब हो जाता है, ठीक है, गायब हो जाता है। अगला एग्जांपल इसका हम लोग ले सकते हैं कि देखिए क्या होता है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक पदार्थ है स्टूडेंट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। स्टूडेंट्स जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसका कलर एक्चुअल में होता है नारंगी, ठीक है। अब इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्टूडेंट प्रवाहित करें, कौन सी गैस, सल्फर डाई ऑक्साइड, तो स्टूडेंट इस अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको क्या होगा कि जैसे ही हम लोग आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो विलयन का रंग स्टूडेंट्स अपने को हरा हो जाता है। तो विलयन का रंग अभिक्रिया के फलस्वरूप हरा हो जाता है, ठीक है, हरा हो जाता है। यानी कि पहले स्टूडेंट्स इसका कलर कैसा था, पहले इसका कलर था नारंगी, बाद में इसका कलर कैसा हो गया, बाद में इसका कलर हो गया आपको हरा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि उन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप आपको पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। अब स्टूडेंट चौथा रासायनिक अभिक्रिया का जो चौथा विशेषता है वो ये है कि ताप में परिवर्तन। देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आपको ऐसी होती हैं कि उनके फलस्वरूप या तो आपको अभिक्रिया का ताप बढ़ जाएगा या फिर आपको अभिक्रिया का ताप घट जाएगा। तो इसकी बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि क्विकलैंड यानी कि जिसको कि हम लोग कली चूना बोलते हैं, कि अगर कली चूना के एक ढेले पर अगर हम लोग जल गिराएं तो क्या होता है कि उस जल के कारण अपने को पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, और जिससे आपको अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वैसी अभिक्रिया आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि आपको क्या होगा कि जैसे ही अभिक्रिया होगा, अगर अभिक्रिया मिश्रण का ताप आपको बढ़ जाए तो उस टाइप की अभिक्रिया अपने को क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसके विपरीत अगर हम लोग एक परख नली में क्या करें कि अगर अमोनियम क्लोराइड ले लें और उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अगर हम लोग डालें, ठीक है, तो उसके कारण आपको क्या होगा कि उनके बीच में एक अभिक्रिया होगी, ठीक है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने को क्या मिलता है, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया तथा जल मिलता है। इस अभिक्रिया को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी कि BaOH, इससे कराने पर अपने को मिलता है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया और प्लस जल। अब इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं, संतुलित करना आगे के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, ठीक। इस अभिक्रिया में आपको क्या होता है कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोग देखते हैं कि अभिक्रिया मिश्रण का
ताप घट जाता है। ताप घटने का मतलब कैसे पता चलेगा कि अब अभिक्रिया जैसे ही हो जाएगी, तो अगर हम लोग परख नली को स्पर्श करेंगे तो क्या होगा कि ठंडक महसूस होगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि जिसमें ऊष्मा का आपको शोषण होता है। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया का पांचवा विशेषता है पांचवी विशेषता है अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। कि उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि घर पर हम लोग मोमबत्ती यूज करते हैं, ठीक है। तो मोमबत्ती को जलाने पर क्या होता है कि मोम का कुछ भाग आपको द्रवित होकर के नीचे गिरता है और कुछ भाग आपको वाष्प में परिवर्तित होकर के जलता है। ठीक है। अतः मोमबत्ती के जलने पर क्या हुआ कि आपको ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और मोम आपको जो है जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो यानी कि तो हम कह सकते हैं कि आपको जो है रासायनिक, इसमें तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जो कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है और जल भी बन रहा है। पहले आपको वो था मोम, ठीक है, तो नया पदार्थ बन रहा था, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। और इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको उस मोम की अवस्था में भी स्टूडेंट्स परिवर्तन हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के कारण हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आपको रासायनिक अभिक्रिया के कारण आपको पदार्थ में जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्या होता है कि गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप भी बनते हैं। इसके अलावा कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि इसमें रंग में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है। या तो वो दो प्रकार से होती है, एक होती है ऊष्माक्षेपी और दूसरी ऊष्माशोषी। और पांचवी विशेषता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस